फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 5 में। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। देखो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवरेबल होते हैं या फिर उसको अफेक्ट करते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होता है तो वो दो आयंस के बीच में फॉर्म होता है, मतलब आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, जो कटायंस है, अनायन है, वो मिलके आयोनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। ये हमने पढ़ा था। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कटायंस और अनायन के बीच, उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं और कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आयोनिक बॉन्ड कहीं पे बन रहा है, कोई आयोनिक कंपाउंड्स बन रहा है, जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है, दिस इन्वॉल्व्स को आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन involves number 1 formation of cation, दूसरा formation of anion, उसमें कटायन फॉर्मेशन होना चाहिए, अनायन फॉर्मेशन होना चाहिए, और तीसरा होता है होल्डिंग ऑफ दीज आयंस। इन आयंस का फिर होल्डिंग होता है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है इन आयंस को हेल्ड करने के लिए। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कहीं पर होगा तो उसमें कटायन बनेगा, अनायन बनेगा, और उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा और वो होल्ड करेगा उन आयंस को। ठीक है, तो देखो जो फैक्टर्स फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स को अफेक्ट करेंगे वो फैक्टर्स है, पहला इसमें का पहला फैक्टर्स है आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर 1 इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो कटायंस बनना चाहिए, अनायंस बनना चाहिए, और उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कटायंस बनने के लिए या फिर अनायंस बनने के लिए जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वही आयोनिक बॉन्ड को अफेक्ट करेंगे। ये जो फैक्टर है नंबर 1 आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? देखो अगर हमें कोई मेटल्स कटायंस में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मेटल से बन जाएगा मेटल पॉजिटिव, यानी कि वो कटायंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होता है? माइनस इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। देखो किसी भी एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस ने हेल्ड किया हुआ होता है, मतलब उस पर न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है। देखो अब कोई एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। इसके सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए ये इसका वैलेंस सेल है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करके रखता है अपनी तरफ, मतलब इस पर अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होता है, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियस है उसको हेल्ड करके रखता है। मतलब अगर हमें इस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से निकालना है तो हमें इस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, यानी कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि इसको ओवरकम करेगी, तब जाके ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दैट इज कुछ
हमें एनर्जी लगेगी जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालेगी यहाँ से। तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करके रखता है, बाइंड करके रखता है। तो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, यानी कि वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, मोस्ट लूजली बॉन्डेड कौन सा होगा? वैलेंस शेल का ही होगा। जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है, कब? जब एटम आइसोलेटेड स्टेट में है और गैसियस स्टेट में है। इन एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एटम, जो एटम्स है उसका आइसोलेटेड स्टेट और गैसियस स्टेट में जब हम मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब हमें किसी भी एलिमेंट्स को उसके कटायंस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन from an gaseous isolated atom to convert into gaseous ion। गैसियस आयन यानी कि वो कटायन बन जाएगा और इसके लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब क्या करना पड़ेगा? देखो ये इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, मान लो यम है मेटल, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है और ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में फॉर्मेशन ऑफ कटायन होना चाहिए वो हो जाएगा। तो हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की है उसे हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने क्या किया था? इसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड की थी जो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम so as to convert it into gaseous positive ions। गैसियस, आइसोलेटेड और गैसियस, इसको आपको याद रखना है। आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए और उसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो वो गैसियस पॉजिटिव आयंस बनेगा। तब हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपली ये क्या है? ये एनर्जी है जो हम प्रोवाइड करते हैं कटायंस बनाने के लिए। मतलब कभी भी हमें कटायंस अगर फॉर्म करना है या फिर कहीं पे फॉर्म होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बिना वो इलेक्ट्रॉन उसमें से नहीं निकलेगा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड और गिवन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है प्लस, मतलब इस मेटल्स को हमने प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, तब प्रोवाइड की है, तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये कटायंस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो जिस एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, जिसे कम एनर्जी लगेगी, वही इजीली कटायंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कटायंस फॉर्मेशन के लिए कौन सी चीज फेवर करती है? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फेवर करती है कटायंस फॉर्मेशन के लिए। यानी कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का जो एक फैक्टर है कि कटायन चाहिए, तो कटायंस कब बनेगा? कि अगर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो बनेगा। यानी कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज फेवरेबल फॉर द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सो ये कैसे चाहिए? लो आयोनाइजेशन, मैं शॉर्टली IE लिखता हूँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फेवर्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवरेबल होगी अगर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किनकी होती है? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेटल्स की होती है। तो इसीलिए जो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में ही ये फॉर्म होता है ना, तो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन्स अपना लूज कर देते हैं और आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो
फेवरेबल होते हैं। तो देखो ये फर्स्ट फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी है जो हम किसी एलिमेंट्स, किसी एटम्स को उसके कटायंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें लगती है, और ये हम जो एनर्जी है ये प्रोवाइड करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलता है, जिसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अगर ये लो होंगी तो कटायंस इजीली फॉर्म होगा, दैट मीन्स लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज फेवर्स फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज वो कटायन फॉर्मेशन के लिए फेवर्स करती है। इसके बाद देखो जो सेकेंड फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकेंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, अब जिस तरह से कटायन बनेगा उसी तरह से आनायन भी बनना चाहिए, और आनायन बनने की जो टेंडेंसी होती है वो डिपेंड्स होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? देखो, अब कटायंस कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तब कटायंस बनता है, मतलब वो जो कोई कटायन बनाने वाला एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कटायन बन जाएगा। तो आनायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आनायन बन जाएगा, मतलब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। कोई एलिमेंट है जो कि जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, उनमें क्या होता है? देखो, नॉन मेटल है, मान लीजिए एक्स नाम का कोई नॉन मेटल है गैसियस स्टेट में, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है और वो एक्स निगेटिव बन जाता है गैसियस स्टेट में, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है तो वो वैलेंस सेल में होगा, तो वैलेंस सेल में ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यस होंगे। तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी वैलेंस सेल में ही जाएगा। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हो रहा होता है तब कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, क्योंकि उसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स है। हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसमें ऐड कर रहे हैं, जो वो भी वैलेंस सेल में जाएंगे, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आनायन। मतलब हम जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसमें, जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है किसी एटम में, तो जब वो आनायन बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तब वो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होने वाली होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें क्या होता था, हम एनर्जी प्रोवाइड करते थे, एनर्जी देते थे हम। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन इन गैसियस स्टेट। तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उतना आनायन फॉर्मेशन फेवरेबल होगा, आनायन फॉर्मेशन फेवरेबल होगा। दैट मीन्स हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फेवरेबल फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी चाहिए थी? लो चाहिए थी, और जिससे कि कटायन इजीली बनेगा। अब आनायन के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए, मोर चाहिए। सो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फेवरेबल फॉर आनायन फॉर्मेशन। आनायन फॉर्मेशन, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy is favorable for ionic bond, is favorable for ionic bond formation, क्योंकि इससे आनायन बनेगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। कटायन बनना चाहिए, आनायन बनना चाहिए। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी तो कटायन बनेगा, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी तो आनायन बनेगा, जो कि बनने ही चाहिए, तभी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। सो देखो,
अब समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अनायन। जब अनायन बनता है तब इलेक्ट्रॉन जब एडिशन होती है तब एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये कैसी होनी चाहिए, ये हाई होनी चाहिए। जब हाई होती है तभी किसी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो उसका अनायन बॉन्ड बनने मतलब ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अनायन ज़्यादा होता है। सो हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी तो वो फेवरेबल होगा आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो सीधा सीधा आपको आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए, लो चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी चाहिए, हाई चाहिए। ये लो चाहिए, ये हाई चाहिए, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर था। अब थर्ड जो है वो है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी नंबर 3, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी थर्ड फैक्टर है लैटिस एनर्जी या फिर लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। देखो अब जो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड है या फिर उसकी स्ट्रेंथ है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी टू अपोजिटली चार्ज आयंस। फॉर्मेशन एंड उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस। अब कटायन बन गया, अनायन बन गया, उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी पे डिपेंड्स होती है स्ट्रेंथ एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए जब कटायंस और अनायंस नज़दीक आएंगे और उनमें से जब क्रिस्टल्स बनेंगे तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशंस ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। जब आयोनिक क्रिस्टल्स बनेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज आयंस और नेगेटिव चार्ज आयंस में। तो जब एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। मतलब जब आयोनिक कंपाउंड बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब कब, जब 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स बनेगा, उसके जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे कटायंस और अनायंस के उनके कॉम्बिनेशन से जब 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स बनेगा, 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स बनेगा, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी और इसे डिनोट करते हैं यू से, कैपिटल यू से, लैटिस एंथैल्पी। देखो सो क्या होगा कि गैसियस कटायन एंड गैसियस अनायन कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म होगा, MX नाम का एक आयोनिक सॉलिड फॉर्म होगा। अब ये सॉलिड होगा और जब ये फॉर्मेशन होता है तब इसमें से एनर्जी रिलीज होती है प्लस एनर्जी, तो वो एनर्जी क्या होती है, लैटिस एंथैल्पी होती है। लैटिस एंथैल्पी होती है जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये नज़दीक आएंगे और इनमें से जब 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड बनेगा तब जो 1 मोल बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। किसी आयोनिक कंपाउंड्स जब 1 मोल में बनता है उसके रिक्वायर्ड नंबर, उसको जो भी लगेंगे कटायंस आनायंस, उसके कॉम्बिनेशन से जब 1 मोल आयोनिक सॉलिड बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब जितनी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी उतना ही स्टेबल वो आयोनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज है, एनर्जी लॉस हो रही है। तो जितनी ज़्यादा होंगी उतना वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होगा। सो लैटिस एंथैल्पी कैसी चाहिए, हाई लैटिस एंथैल्पी, ये भी हाई चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा ये रिलीज होगी उतना अच्छा है, उतना स्टेबल आयोनिक कंपाउंड बनेगा। सो ये फैक्टर्स होते हैं। अब देखो कि जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो किस पे डिपेंड्स करेगी, मतलब और जो फैक्टर्स है उस पर डिपेंड्स करती है। एक है चार्ज ऑन आयंस और दूसरा है साइज ऑफ आयंस। इट डिपेंड्स अपॉन लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन Number 1 charge on ions, second size of ions। देखो अब
चार्ज ऑफ आयंस कैसे, कटायंस पे ज़्यादा चार्ज होगा तो वो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना फेवरेबल होगा, कटायंस पे भी और अनायंस पे भी जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना वो फेवरेबल होगा। लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आयन ग्रेटर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा लैटिस एंथैल्पी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब क्या होना चाहिए, चार्ज ऑन कटायंस एंड अनायंस इनका मैग्नीट्यूड हाई होना चाहिए, ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ये फेवरेबल होता है। मतलब कटायंस पे ज़्यादा चार्ज है, अनायंस पे ज़्यादा चार्ज है तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा और उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, लैटिस एनर्जी। तो चार्ज ऑफ आयंस उनका मैग्नीट्यूड हाई होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है साइज ऑफ आयंस, दूसरा है साइज ऑफ आयंस। देखो अगर साइज में आयंस छोटे होंगे, स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन लेसर विल बी द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर इनकी साइज कम होगी तो इनका इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है वो कम होगा। इससे क्या रिजल्ट होगा कि जो इंट्रायोनिक अट्रैक्शन है वो हाई हो जाएगा। मतलब साइज कम होती है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा और इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यानी कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने के लिए फेवरेबल होगा। तो साइज ऑफ आयंस कैसे चाहिए, स्मॉलर चाहिए, स्मॉलर, ठीक है। ये फैक्टर्स होते हैं जो कि आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं या फिर कटायंस फॉर्मेशन, अनायंस फॉर्मेशन, और जो उनका कॉम्बिनेशन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, ये तीनों एनर्जी जो है, मतलब पहली थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एनर्जी रिलीज होती है, और लैटिस एनर्जी भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो ट्रू कंपाउंड्स नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट ट्रू कंपाउंड्स, दीज आर द जस्ट एग्रीगेशंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस, अपोजिटली चार्ज आयंस। अपोजिटली चार्ज आयन का ये एग्रीगेशंस होता है, इन्हें हम ट्रू मॉलिक्यूल्स नहीं कहते हैं, ये ट्रू कंपाउंड्स नहीं होते, इनमें सिर्फ एग्रीगेशंस होता है। दीज आर द फैक्टर्स विच गवर्न द फॉर्मेशंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।